हेलो बच्चों, मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। एसबीआई क्लर्क के बाद एक एसबीआई पीओ का एक बेहतरीन नोटिफिकेशन आपके पास से हाल ही में देखने को मिला होगा। उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे कि कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद कितने स्टेज में इसका एग्जाम को होगा, कितने स्टेज में एग्जाम होने के बाद हमारी जो सिलेक्शन की प्रोसेस होगी वो क्या होगी, क्या यहाँ पर मैथ के कंटेंट आने वाला, क्या यहाँ पे रीजनिंग आने वाली है, क्या जीके जीएस का पोर्शन रहेगा, उन सब पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो एसबीआई ने इस साल के अगर बैंकिंग सेक्टर का देखा जाए तो जो मेजर 6 एग्जाम होती है उसके 5 एग्जाम के पहले ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं, कुछ के फॉर्म भरे जा चुके हैं। इस 2024 के पैटर्न की लास्ट वैकेंसी देखा जाए तो एसबीआई पीओ की है, वो यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें जो वैकेंसी इसमें तो आज इस बार थोड़ा सा बदलाव करा गया है। उसी बदलाव के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि क्या बदलाव करा गया है और एसबीआई की जो एग्जाम है इस एग्जाम में क्या क्राइटेरिया रहता है कि साहब हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर हम किस जोन से अप्लाई करें, क्या जोन वाइज होता है, क्या यहाँ पे फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो क्या जोन मांगा जाता है। तो वो सारी चीज़ों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे और बिना टाइम वेस्ट करे करते हम इस पे शुरुआत। तो सबसे पहले आपके सामने एक स्क्रीन पे इस बार जो देख रहा है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लोगो लगा हुआ है। और जिन कैंडिडेट का सपना है कि एसबीआई में जाके और पीओ बनना, तो हाल ही में क्लर्क की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, उस पर भी हमने चर्चा करी थी। अब हम चर्चा करें पीओ पे कि पीओ का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर कुछ नया है इस बार, वो नया क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेज में। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सबके दिमाग में, सर फॉरम स्टार्ट कब से हो रहे हैं और कब तक इसके फॉरम की लास्ट डेट दी गई है। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो फॉरम है वो इस एग्जाम के फॉरम 27/12 मीन्स इसी दिसंबर की बात हो रही है। 27 दिसंबर 2024 से फॉरम स्टार्ट होंगे और 16 जनवरी 2025 को इसकी लास्ट डेट है, यानी 12 बजे तक रात को ये फॉर्म भरा जाएगा। उससे पहले उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोबारा सुन लीजिएगा कि 27/12 यानी 27 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी 2025 तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास इसकी डेट को लेके कोई इश्यू रहा होगा, वो क्लियर हो गया होगा। और हम इसके अगले स्टेप में चलते हैं। तो देखिएगा ये टोटल वैकेंसी आई है। हाँ देखो, बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर जब भी इस पे कोई कंडक्ट होता है एग्जाम, तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि जो भी हमारी एग्जाम होगी उसमें वैकेंसी क्या होती है, उसके नोटिफिकेशन आ गया, प्री एग्जाम होगी, तब तक वैकेंसी हमारी जो बैकलॉग की होती है उसमें ऐड हो जाती है, फिर वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है थोड़ी बहुत। तो वही वैकेंसी को हम फिलहाल लेके चलते हैं, टारगेट की कितनी वैकेंसी है। तो आप चेक करिएगा यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 600 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये 600 वैकेंसी फिलहाल पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया की एक साथ कट ऑफ जाती है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर यहाँ पे आपको टोटल बैंकिंग सेक्टर के अंदर एसबीआई पीओ में आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ठीक है, तो हम टोटल वैकेंसी की देखें तो यहाँ पर देखिएगा एससी की कितनी वैकेंसी, एसटी की 57 है, ओबीसी की देखता हूँ तो 158 है, ईडब्ल्यूएस की 58 है, यूआर की 240 है। टोटल वैकेंसी आपके पास में 600 है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का सबसे बेस्ट बैंक जो माना जाए जॉब के रिगार्डिंग, तो चाहे आप फाइनेंशियली तरीके से मानो, चाहे आगे जो जितने भी इसके अंदर फैसिलिटीज मिलती है उसके अकॉर्डिंग माने, तो सबसे बेहतरीन बैंक जो होता है वो एसबीआई बैंक की जो पीओ वैकेंसी होती है वो होती है। ठीक है, तो उसी के लेकर हम रिगार्डिंग चल रहे हैं। अब आते हैं इसका अगला फॉर्मेट कि सर यहाँ चलो हमने वैकेंसी डिटेल में पता करी कितनी वैकेंसी किससे रिगार्डिंग है। सबसे पहले देखो मैंने बताया कि 27/12 से फॉर्म स्टार्ट है, 16 जनवरी 2025 कब इसका एग्जाम होने वाला, कब इसकी इंटरव्यू होने वाले हैं, कब इसका मेंस होने वाला, कब प्री, उसकी डिटेल यहाँ दे रखी है। तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी 2025 है। सेकेंड में आप देखो सेम डेट में आप क्या कर सकते हो, यानी आपका पेमेंट जो है वो उसी दिन तक इसमें सबमिट करा जाएगा। मतलब पेमेंट का भी वही रखा गया जो इसकी लास्ट डेट रखी थी, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम होती है जिसमें कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन की तो अलग डेट होती है, 2-4 दिन का एक्सेस उसको टाइम दिया जाता है। और वो टाइम किस लिए दिया जाता है कि सर वैकेंसी थोड़ी सी मतलब कि पेमेंट का जो होता है वो डिले, कि कोई डिले हो जाता है, कईयों का पेमेंट सबमिट नहीं हो पाता, इसलिए वो 2-3 दिन का टाइम देते हैं। बट यहाँ ध्यान रखिएगा जिस दिन आप फॉर्म भरो, मैं तो ये कहता हूँ उसी दिन आप उसका पेमेंट करके उसी टाइम पे उस फॉर्म को सबमिट करके ही वहां से निकले। फिर बात करते हैं कि इसका जब फॉर्म भरने के बाद प्री जो एग्जाम होगा उसके एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो देखिएगा 3 और 4 यानी सीधा सीधा क्या है, 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी, मतलब एटलीस्ट देखा जाए तो फरवरी के लास्ट तीसरे चौथे यानी लास्ट जो 10 डेज होंगे उसी में इसी का क्या आ सकता है बताओ, इसका एडमिट कार्ड का नोटिस आएगा, यानी एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, एग्जाम कब होगी। तो आप देखो यहाँ पर 8
और 15 मार्च 2 दिन ऐसे डिसाइड करे हैं जिस दिन इसकी एग्जाम प्री की होगी। 8 मार्च और कौन सा 15 मार्च। तो 8 मार्च और 15 मार्च दो दिन ऐसे हैं जिस दिन एग्जाम होगी यहाँ पे एसबीआई पीओ की। उसके बाद अगली कंडीशन में हम चलते हैं, तो यहाँ पर जो प्री का रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कब आएगा, वो रिजल्ट आएगा कुछ ही दिन बाद है, मीन्स अप्रैल में प्री का रिजल्ट आ जाएगा। जिस दिन आपने प्री एग्जाम दी तो उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपके पास अप्रैल में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो अप्रैल में प्री का रिजल्ट आ चुका, उसके बाद मेंस की कंडीशन में सर मेंस कब होगा, मेंस में की डेट क्या रहेगी, तो हम देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, यहां पर सीधा सा दिया है कि डाउनलोड द मेन एग्जाम कोलेटर, यानी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा तो सेकंड वीक ऑफ द अप्रैल क्या होगा, रिजल्ट होगा और आप एडमिट कार्ड किसके, मेंस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मेंस की एग्जाम बात करते हैं, तो मेन एग्जाम जो है मेंस वाली वो क्या हो जाएगी, आपके पास में मेंस एग्जाम का क्राइटेरिया देखिएगा अप्रैल के एंड या फिर मई में पॉसिबल है भाई, अप्रैल का एंड या फिर मई का फर्स्ट वीक, उसके अंदर आपके पास में एग्जाम होगी। तो कुल मिला के देखें तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, तो ये आपके पास 5वें महीने के अंदर मेंस इसकी एग्जाम होगी। तो ध्यान रखिएगा ऑनलाइन मेन एग्जाम अप्रैल और मई के अंदर दी है। ये टाइम इनफ होता है जो भी कैंडिडेट है, अगर क्योंकि हम बात करेंगे भी सर क्या क्या इसके अंदर सिलेबस आता है, क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट ऑफ मेन एग्जाम, तो मेन एग्जाम का रिजल्ट होगा मई से जून के बीच में आएगा, या मई में आ जाए या फिर जून में आ जाए। और उसके बाद उसका थर्ड फेज होगा, क्योंकि 3 फेज में होगा, पहले प्री होता है फिर मेन होता है, उसके बाद जो थर्ड फेज होगा उसके अंदर आपके पास में यहाँ के इसके मई जून में थर्ड फेज के क्या होंगे, कोलेटर स्टार्ट हो जाएंगे। और थर्ड फेज में साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होगा ये मई जून में ही माना गया, और डिक्लेयर ऑफ फाइनल रिजल्ट भी कब होगा, मई जून में। तो ये 3 स्टेप के अंदर आपके पास में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और यहाँ पर देखें तो देखो एक वर्ड दे रखा है, ये क्या है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWBD कैंडिडेट। इसका मतलब यह है कि एग्जाम से पहले एक एग्जाम जिसको बोला जाए, तो ये उसको लिए रिलीफ देते हैं कि जो अगर एक भी पेपर ऑनलाइन ना दे, तो अगर एग्जाम सेंटर पे जाने से घबराए या फिर कभी एग्जाम ना दिया हो, तो वो पहले एग्जाम दे के अपना खुद का एक रिव्यू चेक कर सकता है कि ये एग्जाम जो है, क्योंकि एग्जाम से पहले एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, कोई अगर देना चाहे तो ये अप्लाई एग्जाम दे सकता है। तो ये आप सीधा सा ध्यान रखिएगा, इस वाले कंडीशन में जो एग्जाम ना दिया हो तो एग्जाम से पहले एक छोटा सा एग्जाम करवाते हैं, उसके कोई नंबर नहीं जुड़ते, ना उसका कोई रिजल्ट डिक्लेयर होना, उसका केवल ये होता है कि तुम्हारे जो हेजिटेशन होती है, घबराहट जो होती है एग्जाम में बैठने वाली ऑनलाइन में, वो ना हो। तो ये तुम्हारे पास में क्राइटेरिया कब हमारी एग्जाम प्री की होगी, कब मैन होगी। अब हम बात करते हैं तो सर वैकेंसी तो ठीक है, हमने ये भी देखा एग्जाम कब होने वाली है, फॉर्म की डेट भी देख ली, बट हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखो आपके पास में यहां सीधा सा केस ये है कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, तो देखो एसबीआई पीओ क्या कहता है कि आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्लीट, यानी अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हो किसी भी स्ट्रीम में, बीटेक कर रखे हो या ग्रेजुएशन कोई भी एनी स्ट्रीम में, ऐसे जरूरत नहीं है कि आपको इसी स्ट्रीम में, जैसे कॉमर्स के नाम से आप एसबीआई को अगर जानते हो तो कॉमर्स से ही आप क्या कर रखे हो, ग्रेजुएशन कर रखे हो, तो पीजी करी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी ही चाहिए, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज लिमिट का क्राइटेरिया देखते हैं, तो एज लिमिट में अगर देखें तो यहां देखो 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, कितने साल से, 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, और 30 साल से अबव नहीं होना चाहिए, बस शर्त का ध्यान रखना। यानी इसका एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या हो गया कि 21 से छोटा अप्लाई नहीं कर सकता, और कौन सी डेट तक होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024। अगर 1 अप्रैल 2024 तक 21 साल के हो या फिर इससे पहले 21 साल के हो चुके हो तो अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर रखे हो तो। उसके बाद सेकंड कंडीशन में बात करते हैं, तो इससे ऊपर इसकी क्या नहीं होनी चाहिए, एज नहीं होनी चाहिए 30 से ऊपर। लेकिन एक शर्त है कि सर जो कैटेगरी वाला रिलैक्सेशन जो मिलता है ना, उस कैटेगरी वाले रिलैक्सेशन में अगर हम देखें तो कौन कौन से है, तो कैटेगरी के रिलैक्सेशन में देखते हैं तो 30 तो ये लिमिट है अनरिजर्व जनरल के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी वालों को कितने की साल की, 3 साल की, और एक्सटेंड इसकी एज की लिमिट दी जाती है। यानी अगर कोई 30 का है तो 33 का हो चुका है ओबीसी वाला तो भी उसमें अप्लाई कर सकता है, यानी 33 तक इसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2024। SC ST की अगर बात करें तो यहां पर कितने साल का, 5 साल, यानी 30 और 5 कितना हो गया, 35 साल तक का कोई है कैंडिडेट और ग्रेजुएशन कर रखी है वो अप्लाई कर सकता है। फिर यहाँ पे जो दे रखा है कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले, तो इनके लिए आपके पास में देखो इसमें EWS UR के लिए 10 साल का होगा,
13 साल का दे रखा है यहाँ पर ओबीसी के लिए, और SC/ST के लिए दे रखा है 15 साल का। ये 30 से ऊपर ऐड करते जाइएगा आप, ठीक है। तो ये आपके पास एक एज लिमिट का क्राइटेरिया हो गया। एक्स सर्विसमैन का कितना दे रखा है यहाँ पर, 5 साल का, तो यहाँ पर एक एक्स सर्विसमैन का कोटा दे रखा है, ठीक है, इंक्लूडिंग इमरजेंसी। लेकिन ये कब है बताओ, ये तब है एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन, अदर एसएससीओज who have rendered 5-year military service and have been released and completion of assignment including those whose assignment is due to be completed within 1 year from the last date of receipt of application, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक क्राइटेरिया था। ये आपके पास एक एज लिमिट का क्राइटेरिया, अगर आप इस एज लिमिट में आते हो, ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारे फॉर्म अप्लाई करने के कुछ क्राइटेरिया थे, और इन क्राइटेरिया के बाद हमारे पास में मेजर पार्ट आता है सर एग्जाम जो है वो किस डेट को होने वाली है। वो डेट हमारे पास डिसाइड हो चुकी थी, मैंने बता दिया था। और अब हम बात करते हैं सर क्या क्या आने वाला है प्री में। तो देखिएगा इस बार थोड़ा सा इन्होंने क्या करा, एसबीआई ने चेंज करा पैटर्न में। पैटर्न में चेंज करने का मतलब क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, सोई पहले आते थे सोई अब है, टाइम भी 1 घंटे पहले का था 1 घंटे अब है, पहले भी 20-20 मिनट का ही टाइम दिया जाता था। यहां चेक करिएगा उसमें कोई चेंज नहीं करा गया है, ये पूरा का पूरा नो चेंज है। टाइमिंग अगर देखें तो पहले भी 20-20 मिनट का दिया जाता था और अब भी 20-20 मिनट का ही टाइम दिया जाता है, तो टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है। फिर सर चेंज कहाँ है वो चेक करते हैं। टोटल मार्क्स कितने 100, पहले भी 100 ही नंबर का था, अब भी 100 ही नंबर का। तो चेंज कहाँ हुआ देखिएगा, पहले यहां पर क्वेश्चन जो आते थे, पहले जो यहां पर क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कैंडिडेट सारे। यहां पर मैथ का जो क्राइटेरिया था वो 35 नंबर के क्वेश्चन थे। कितने नंबर के थे पिछले साल तक 35 के। रीजनिंग में कितने आते थे 35, यानी 20 मिनट में मैथ 35 करने होते थे, 20 मिनट में ये 35 करने होते थे। और आपके पास जो रिमेनिंग बचता था वो कितने 30 नंबर, यानी 30 नंबर का जो मैटर था वो किसका था, इंग्लिश का था। अब चेक करिएगा आप क्या डिफरेंस है। सर यहां से 5 नंबर इसने क्या कर दिए माइनस, यहां से 5 नंबर इसने क्या कर दिए माइनस। ये माइनस दोनों जो करे हैं ये कहां ऐड कर दिए इंग्लिश में। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इस बार प्री का जो क्राइटेरिया है उसमें 40 नंबर की इंग्लिश आने वाली है, और 40 नंबर की जो इंग्लिश होगी उसका भी टाइम अगर देखा जाए तो टाइम नहीं बढ़ाया गया, टाइम वही 20 मिनट है। मैथ का भी वही 20 मिनट, रीजनिंग का भी वही। तो एटलीस्ट 2 चीजें ऐसी हैं कि 5 नंबर की प्री की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, कि 5 नंबर मैथ में कम कर दिए गए, 5 इंग्लिश रीजनिंग में कम करें, लेकिन इंग्लिश में 10 नंबर का वेटेज यहां पर बढ़ा दिया गया। ये आपका प्री का थोड़ा सा चेंज हुआ था इस बार पैटर्न वो है। फिर हम शुरू करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसके ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी जैसे देखा जाए कुछ, क्योंकि एसबीआई के अंदर आप क्लर्क दो चाहे पीओ, इस वैकेंसी से पहले वाली जो लास्ट ईयर वैकेंसी थी वहां तक ये बोला गया जाता ये था कि आपके पास में सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको ओवरऑल निकालना होता है। किसी कैंडिडेट की अगर इंग्लिश कमजोर है, किसी की मैथ कमजोर है, किसी की रीजनिंग कमजोर है, तो कोई एक सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा वीक है तो वो बाकी के अदर सेक्टर जो सब्जेक्ट है उनसे क्या कर लेता था, अपनी जो फुलफिल कर लेता था जो भी डाटा होता है, और वहां से कवर कर लेता था जो जिसमें भी वो वीक है। बट यहां पर देखा जाए तो प्री में चेक करते हैं क्या इसने सेक्शनल कट ऑफ करा है क्या। तो देखिएगा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जाम कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट रोल है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन द प्री एग्जाम, यानी यहां पर आपको ओवरऑल ही पास होना है। यहां पे कोई चेंज नहीं करा है कि सेक्शनल, ऐसे जरूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश में पास होना जरूरी है जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ना ये जरूरत है कि आपको मैथ में पास होना है मिनिमम क्राइटेरिया को, ना ये जरूरत है कि रीजनिंग में आपकी कोई भी 2 सब्जेक्ट अच्छी हो, या फिर 3 है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट अच्छी है तो तीसरे से आप कवर कर सकते हो, और आपके टोटल ओवरऑल स्कोर को अगर क्वालिफाई कर ले जाते हो तो आप प्री में पास हो जाते हो। प्री के मार्क्स कभी नहीं जुड़ते, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, उसके बारे में बात कर रहा हूं तो दोबारा देख लीजिए कि प्री के अंदर कोई भी यहां पर क्या नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ जो आएगी उसी में मेरे को स्कोर करके आगे बढ़ना है, तो ये आपके पास हो जाएगा। फिर यहां पर चेक करते हैं कि कितने गुणा को सर प्री में पास करा जाएगा। तो देखो यहां पर क्या बोला है 10 टाइम्स, जो हमेशा इतना ही होता है, यानी अगर 10 गुना जो वैकेंसी है उनका वैकेंसीज का 10 गुना कैंडिडेट कहां ले जाएंगे बताओ, मैन एग्जाम में बैठेंगे। कौन से एग्जाम में बैठेंगे, मैन एग्जाम में। ये यहां पे थोड़ा सा क्राइटेरिया था।
अब इसको अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका तो हम चेक करते हैं कि सर हम मेंस में जाएंगे तो मेंस में क्या हमारे पास सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, कौन से वाले में कितना कवर करना है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले देखो, जो सेकंड फेज है एसबीआई पीओ का, उसकी मेन एग्जाम में आपके पास जो 10 गुना कैंडिडेट बैठेंगे वो भी ऑनलाइन ही एग्जाम होने वाली है। बट यहाँ देखिएगा क्या क्या आने वाला है। 40 क्वेश्चन आपके किसके, रीजनिंग के आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पे क्या, मैथ और डीआई की बात करता हूँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस यानी जीके का पोर्शन कितना हो गया, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश का कितना हो गया, 40। तो अब ये चेक करिएगा यहाँ टोटल क्वेश्चन, भाई आपके पास में देखोगे तो रीजनिंग के कितने, 40। डीआई एंड इंटरप्रिटेशन मतलब मैथ की बात कर रहा होता है, वो कितने, 30। फिर यहाँ चेक करता हूं तो जीके का पोर्शन है वो कितना बताओ, 60 है। और यहाँ पर देखते हैं तो इंग्लिश का पोर्शन कितना, 40। यहाँ फिर से थोड़ा सा चेंज करा गया है कि यहाँ पर देखेंगे तो डीआई जो है, तो डीआई थी, इसको ये जो मैथ हमेशा 40-40 का वेटेज होता था इनका, उसको बढ़ाकर इसमें से कम कर दिया और यहाँ पर लेके आगे कितने, 10 नंबर बढ़ा दिए। किसमें, जीके में। यानी जीके जो है वो 50 नंबर का हुआ करता था, उसको इन्होंने 60 नंबर का कर दिया। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पर 40 नंबर की क्या कर दी, इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहां तक तो चलो ठीक है, लेकिन आगे का केस शेयर करते हैं। रीजनिंग में मिलेंगे आपको 45 मिनट। सेक्शनल टाइमिंग खुलेगा, ध्यान रखिएगा कि हर पेपर के लिए फिक्स टाइम है, उसी टाइम में आपको वो पेपर अप्लाई करना है। 45 मिनट में देखा जाए तो किसमें, मैथ के लिए खुलेगा। फिर 45 मिनट किसमें खुलेगा, जीके वाले में। और 40 मिनट देखेंगे तो किसको मिलेंगे यहाँ पर, इंग्लिश को। ये तो ये मेंस का एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वो 170 क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर आपके 200 होंगे। टोटल नंबर देखा जाए तो कितने घंटे का है, 3 घंटे। अब अभी तक देखा जाए तो हमेशा इंग्लिश 1 नंबर की हुआ करती थी। कितने नंबर की, 1 नंबर की। बट यहां चेक करते हैं, देखिएगा सारे कैंडिडेट कि सर इसमें इस बार इन्होंने क्या करा है, तो वेटेज जो कम ज्यादा करा है इन्होंने वो कहां पर कन्वर्ट करा है, तो आप चेक करिएगा यहां पर कितने नंबर क्वेश्चन है, 40। इंग्लिश के क्वेश्चन कितने, 40। अब ये चेक करो कितने नंबर का, सर 20 नंबर की इंग्लिश आएगी क्या, तो ये 20 ही नंबर की इंग्लिश आएगी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आधे नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन यहाँ पर किसके थे, इंग्लिश के। और ये आधे नंबर की अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर 20 नंबर की ही इंग्लिश। जबकि हमेशा क्या होता था, 1 नंबर की एक इंग्लिश आती थी और आपके पास मैथ रीजनिंग ज्यादा आती थी, वो तो इस बार भी ज्यादा ही है। 40 से देखा जाए तो कितना, 60। 30 से देखा जाए तो कितना, 60। तो जस्ट डबल हो गया, किसमें बताओ, मैथ में। तो मैथ के क्वेश्चन का वेटेज पर क्वेश्चन कितना हो गया, 2 गुना। 30 क्वेश्चन है, 60, पहले होता था 1.75 गुना, ठीक है। यानी इसका इतना मार्क्स मिलता था। तो यहां पर थोड़ा सा अगर मेंस में देखें तो इन्होंने क्या करा, इंग्लिश का जो क्राइटेरिया है उसके क्वेश्चन तो चेंज करें, बट यहां पर नंबर जो है वो एग्जैक्ट उसका हाफ कर दिया। आधे नंबर का एक क्वेश्चन है, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं करा, वो अब भी कितना है, 40 मिनट। तो ये थोड़ा सा चेक करिएगा, यहां पर एक मेंस का क्राइटेरिया था। फिर इसके बाद होता है थर्ड स्टेज का, कौन सा, जैसे इसी दिन की अगर बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। आज तक डिस्क्रिप्टिव पेपर में 2 ही चीजें आती थी कि सर ईमेल आ गई, ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसे लिखना होता था, या फिर आपको कोई पैराग्राफ लिखना होता था। ये 2 ही चीजें आप अगर ऐसे और पैराग्राफ, ये 2 आपको टाइपिंग करनी होती थी। वहां पे छोटा सा एक फॉर्मेट किसी पे भी आता था, उस पर आपको टाइपिंग करनी होती थी। बट यहां इस बार इन्होंने कुछ ऐड करा है, देखो ईमेल है, रिपोर्ट्स है, सिचुएशन एंड एनालिसिस एंड द प्रेसेस राइटिंग। तो यानी ये थोड़ा सा क्राइटेरिया इन्होंने चेंज करा है। और यहां पर कितने नंबर के, 50 नंबर के। टाइम कितना, 30 मिनट का। तो कुल पेपर अगर मैं चेक करता हूं तो 200 + 50 यानी मेंस एग्जाम होगा आपका, वो 250 नंबर का हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा चेंज हुआ है। और सेक्शनल कट ऑफ है किसकी बताओ, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन मैन एग्जामिनेशन। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर देखें तो यहां पर मैन एग्जाम में ये हमेशा क्या होता था कि सर सेक्शनल की जरूरत ही नहीं है, हमेशा आपको हर पेपर में पास होने की जरूरत नहीं थी, जो प्री में था वही क्राइटेरिया होता। बट इन्होंने चेंज कहां करा है, इन्होंने चेंज करा है कि सर मिनिमम वाला, ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर।
तो कुल मिला के क्या हुआ कि सर जो हमारी एग्जाम होगी मेंस की उसमें सेक्शनल कट ऑफ जाएगी, हर पेपर में आपको मिनिमम क्वालिफाई कर जो है वो पास करने होंगे। ये पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा, जबकि प्री में कोई भी यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात नहीं है कि हर पेपर में पास होने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल के पेपर के स्कोर से हमें से मतलब है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज करा है कि मैन प्री में क्या नहीं होगा, मिनिमम वाला एरिया नहीं होगा, लेकिन मैन जो एग्जाम है यहाँ पर आपको सेक्शनल कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। और सेक्शनल कट ऑफ का मतलब हो गया सर हमें क्या करना है कि हर पेपर में आपको मिनिमम जो एरिया होगा वो आपको कवर करना है, उसके बाद आप आराम से अपनी जो मेरिट बनेगी उस मेरिट में स्कोर कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास थोड़ा सा चेंजमेंट था, तो इसके मैंने बताया। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या हो सकता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3, दो फेज आपके कवर हो चुके, प्री और मैन। फिर हम आते हैं थर्ड फेज में। तो यहां देखो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ टू द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द फेज सेकंड, लिस्ट सब्जेक्ट टू ए कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर, यानी कट ऑफ सेक्शनल जा रही है इस बार मेंस में, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर क्या बोला गया कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो पहले भी इसमें कोई चेंज नहीं करा, पहले भी यहां पर देखा जाए तो क्या था 1/4 था, और अब भी क्या बताओ 1/4 ही यहाँ पर पेनल्टी, यानी 1/4 मार्क्स यहाँ पर दे रखा। तो इसमें भी कोई क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ, पहले भी 1/4 माइनस मार्किंग थी, अब भी 1/4 माइनस मार्किंग है। फिर हम बात करते हैं फेज 3। तो फेज 3 में देखो कॉम्प्राइज, यानी यहां पर क्या दे रखा है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एक ग्रुप एक्सरसाइज, एक पर्सनल इंटरव्यू, ये 3 क्राइटेरिया होने वाले हैं। आपके जो थर्ड प्रोसेस है, पहले प्री हो गया फिर मेंस हो जाएगा। और मेंस में ध्यान रखिएगा कोई जीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें करंट अफेयर प्लस बैंकिंग अवेयरनेस का ही क्वेश्चन आता है यहाँ पर, उसके अलावा कोई भी यहाँ पर जीके का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं आती। यहाँ केवल और केवल, दोबारा से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि मेंस के अंदर केवल और केवल करंट अफेयर पिछले 6-7 महीने का, और उसके साथ में बैंकिंग अवेयरनेस का जो पार्ट है वो आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ना हिस्ट्री ना ज्योग्राफी ना पॉलिटी। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा क्राइटेरिया हमारे लिए बेस्ट पार्ट होता है जब भी हम बैंक के मेंस एग्जाम में बैठते हैं। तो ये चेक करिएगा। टेस्ट स्ट्रक्चर जो है इसमें ग्रुप एक्सरसाइज कितने नंबर की बात कर रहा हूं, ये मैक्सिमम मार्क्स 20 का होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए आपके 50। ठीक है, तो ये यहां पर एक क्राइटेरिया जो हमारे पास फेज 3 है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखो कि आपके पास उसके बाद मेरिट कैसे बनेगी, तो देखो मेरिट कैसे बनने वाली है कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन फेज सेकंड both in the objective test and the descriptive test will be added to the marks obtained in phase 3 for preparing the final merit list. The marks obtained in the preliminary examination phase first will not be added to the मेन आपकी जो मेरिट लिस्ट है, यानी प्री के कोई मार्क्स नहीं ऐड होने वाले, केवल आपके मेन से और आपका जो फेज 3 था उसी के मार्क्स ऐड होने वाले आपकी मेरिट में। ठीक है, तो प्री क्या रहेगा यहाँ पर, केवल क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। तो देखो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके मेन एग्जाम की जो है वो 250, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू वाले कितने 50, तो टोटल कितने हो गए 300। अब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो कितने बताओ, यानी काउंट करेगा अगला तो 75 यहां से करेगा 25 ये, यानी ये 75% का क्राइटेरिया यहां से लेगा, 25% आपको यहां से कवर करके देगा, और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 100% में से इसकी क्या बन जाएगी फिर मेरिट बन जाएगी। तो आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है कि सर थोड़ा सा पैटर्न जो इंग्लिश वाला हुआ है उसमें आधे नंबर की जो स्कोरिंग आपके पास कवर होगा वो आधे नंबर का ही एक क्वेश्चन होगा, यानी आपके पास में 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, और जो मैथ का लेवल है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कम, लेकिन आपके पास मैथ का जो लेवल है वो थोड़ा सा के उन्होंने एक क्वेश्चन को 2 नंबर का कर दिया, रीजनिंग का वो का वही है, तो आप थोड़ा सा इस चीज को देखिएगा। तो 75% आपके इसके मेन एग्जाम के काउंट होंगे और 25% आपके जो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन वाला उसके काउंट होंगे। तो इसी तरह आपकी ओवरऑल 100% में से मेरिट बनने वाली है। द फाइनल मेरिट लिस्ट इज अराइव्ड आफ्टर द एग्रीगेटिंग आउट ऑफ 100 converted marks of phase 2 and phase 3 selection will be made from the top merit rank candidate in the इस कैटेगरी जितने नंबर ऑफ हमारी वैकेंसी। तो ये एक आपके पास में एसबीआईपीओ का एक थोड़ा सा फॉर्मेट था। और रिजल्ट पब्लिकेशन की बात करा जाए तो प्री एग्जाम मेन एग्जाम एंड फाइनल रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट, यानी एसबीआई की जो मेन साइट है वहीं से आपको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा, वहीं से आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास में एसबीआई पीओ बनने का, क्योंकि आप चेक करो क्लर्क और पीओ में चेंज क्या है
केवल और केवल लेवल ऑफ क्वेश्चनों का चेंज है और थोड़ा सा इन्होंने जो मेंस का पैटर्न चेंज करा वो है। उसके अलावा सेम सिलेबस, सेम क्राइटेरिया, सारा का सारा सब कुछ क्लर्क हो चाहे पीओ हो सेम रहेगा। बस यहाँ एक जो इंटरव्यू वाला फॉर्मेट है ये थोड़ा सा एडिशनल बढ़ जाता है, क्लर्क के अंदर कोई यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता। तो ये सारा का सारा आपके सामने एक जो वैकेंसी आई है उसकी अगर कोई कैंडिडेट को एसबीआई पीओ बनना है, एसबीआई में जाके पीओ की पोस्ट लेनी है जो बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, तो उसके लिए आपको इतनी चीजें जो पढ़नी है वो पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर जीके का पोर्शन देखा जाए तो फिर दोबारा बता रहा हूँ, करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस के अलावा यहाँ कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात नहीं होती और ना ये पोर्शन आता है। मैथ में अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक आती है, एडवांस का केवल और केवल यहाँ पर मेंसुरेशन का पार्ट आता है 2D 3D का, और बाकी होता है फॉर्मेट जो डीआई की, यानी आपके पास में जो डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करी जाती है उस पर थोड़ी कमांड होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा एक छोटा सा एक जो नोटिफिकेशन आया था थोड़ा सा चेंज था इस बार, इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपके एक शॉर्ट जो वीडियो देखा जाए तो ये वीडियो इसीलिए बनाया कि जिससे कि कैंडिडेट जिस वे में तैयारी कर रहे हैं उसी वे में तैयारी करते रहे। तो डरने की बात है नहीं, क्योंकि जब जब पैटर्न चेंज हुआ है तब तब सबके लिए एक बार तो फर्स्ट टाइम देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके डेट का ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर से फॉर्म चालू है, 16 जनवरी तक आप इसके पीओ के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास में सेंटर आप अपने एरिया में जहां भी एग्जाम देना चाहोगे, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो जोन तो है नहीं कि आप किसी स्टेट से अप्लाई कर दो, क्योंकि ओवरऑल ऑल इंडिया कट ऑफ जानी है, अलग अलग स्टेट वाइज भी कट ऑफ नहीं जानी। जैसे कि रूरल बैंक की बात करते हैं, ग्रामीण बैंक में स्टेट वाइज जाती है, आईबीपीएस में अगर देखा जाए तो क्लर्क वाले में होती है वो स्टेट वाइज जाती है, आरआरबी पीओ क्लर्क में स्टेट वाइज जाती है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधा सा क्राइटेरिया है कि आपके पास में ये एग्जाम सेंटर है। तो आप देखोगे तो अपने एरिया में जैसे राजस्थान में कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर है, अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, सीकर और उदयपुर है, ये हमारे एग्जाम सेंटर है। तो आप प्री के और मेन के एग्जाम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास में एक आज का एक बेहतरीन जो थोड़ा सा चेंज हुआ है जो एसबीआई का पीओ का, और अभी हाल ही में क्लर्क के एग्जाम के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनकी भी डेट जो चल रही है, और एक कोऑपरेटिव राजस्थान सहकारी बैंक की वैकेंसी भी आ रखी है। तो यानी देखा जाए बैंकिंग सेक्टर में अगर किसी को जाना हो, और एक थोड़ा सा क्राइटेरिया है कि सर मैं जिस लेवल में मैंने तैयारी करी है उसी लेवल में अगर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए और जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हो, तो मैंने बताया कि प्री में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या आपके पास मेंस में आने वाला है। तो ये सारा सेम सिलेबस होता है। और इस साल की जो वैकेंसी है बैंकिंग सेक्टर की 2024 की लास्ट वैकेंसी है, क्योंकि मेजर 6 वैकेंसी हमारी आती हैं, 5 का प्रोसेस चल रहा है, ये 6वीं का चालू हो चुका है। तो आईबीपीएस ने अपना जो एक कैलेंडर जारी करता है आईबीपीएस, उसी के रिगार्डिंग उसने अपनी वैकेंसी डिटेल यहाँ पर निकाल दी है। तो ये हमारे पास में एक थोड़ी सी सूचना आपको देनी थी। तो जो कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करिएगा, जो उसमें अगर एलिजिबल है तो अप्लाई करिएगा और अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। मैक्सिमस कैरियर एकेडमी यूनिट ऑफ प्रयास आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बेस्ट अनाउंस करता है। तो जैसे ही आपके पास में एक डिटेल नोटिफिकेशन की सब्जेक्ट में इसमें टॉपिक वाइज जो डिटेल है वो भी मैं जल्दी लेके आने वाला हूं, जिसमें आपको यहाँ से आपको ये भी मिलेगा कि सर किस लेवल के एग्जाम होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।